ओके, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चा लोग। देखिए, जैसा कि प्रॉमिस किए थे कि न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो के साथ आएंगे, तो आ गए हैं न्यूमेरिकल वाले वीडियोस के साथ। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करें, और न्यूमेरिकल्स भी इस प्रकार से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो सके। न्यूमेरिकल्स का जो बैकग्राउंड है वहाँ से लेकर हम लोग न्यूमेरिकल्स करने का कोशिश करें। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है, एक छोटा सा नन्हा सा प्रॉब्लम है, दैट अ प्रोटॉन यू ऑल नो व्हाट इज अ प्रोटॉन इज। ओके, व्हाट इज अ प्रोटॉन? सर, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस देन यू ऑल नो दैट प्रोटॉन में जो चार्ज होगा वो कितना होगा बच्चा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इन पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आई कैप। यहाँ आई कैप जी कैप देखते बच्चा घबराना नहीं। ठीक, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर है थोड़ा, इसीलिए ये प्रॉब्लम लिए भी हैं, और इन वेक्टर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, इसका पीछे का हल्का बैकग्राउंड लेते हुए हर प्रॉब्लम्स करेंगे। एक दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं देना है ना। बस एक दो प्रॉब्लम, ठीक है, एक दो कम हो जाएगा, कम से कम 3-4 प्रॉब्लम एक दिन में करेंगे, छोटा वीडियो। ओके, so this is electron, this is proton in a magnetic field. So let's write the value of the magnetic field. Magnetic field is equals to 2i cap plus 3j cap. बड़ी अच्छी बात है भाई। With the velocity of, so the velocity vector is given as 5 into 10 raised to the power 5 i cap. Very good. मीटर पर सेकेंड जो भी उनके respective units हैं। Okay, calculate the magnetic force acting on the particle. तो सबसे पहले देखो, प्रश्न, किसी भी प्रश्न को हैंडल करने का एक तरीका होता है। तरीका ये है कि क्या चीज़ आपको दी हुई है और क्या चीज़ आपको निकालना है, उन दोनों में एक ब्रिज बनाना है, दैट्स इट, है ना। जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, इसलिए बचपन में लिखवाते थे ना, गिवन लिखो बच्चा, है ना, टू प्रूफ लिखो या टू फाइंड लिखो। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आपको ब्रिज वही बनाना है। तो आपको जो निकालना है बेटा, वो क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकाल लो भाई। फोर्स का वैल्यू होता क्या है? कहीं तो पढ़े ही होगे, है ना। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है ना, तो कहीं तो पढ़े होगे, है ना। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इसको लैंग्वेज वाइज आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोटॉन इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सो समथिंग, अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. A charge is moving in a magnetic field with some velocity. Whenever a charge is moving in a magnetic field with some velocity, we use the Lorentz force, which is QV cross V. इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसके लिए भी QE वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक, काम तो हमें ये करना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी एक बात तय है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना है ना, अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? बड़ा ही आसान चीज होता है ना। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप, वेयर परेशान जो करेगा वो यही करेगा, एन कैप, है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये तो आसान होता है, ए बी साइन थीटा आसान होता है। ऐसे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? एन कैप। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है। इफ़ देयर आर टू वेक्टर, सपोज दिस इज योर, नीला वाला ए रहता है ना, तो दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, देन इफ़ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, अगर ए क्रॉस बी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है बच्चा, तो क्या करेंगे? ए को बी की तरफ कर्ल करेंगे हमेशा, ए को बी की तरफ, बी क्रॉस ए निकालना है तो बी को ए की तरफ कर्ल करेंगे, बी को ए की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक, तो ए को हमने बी की तरफ कर्ल किया, और डायरेक्शन जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? थंब जो देगा वो डायरेक्शन किसका देगा? ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा बच्चा, वो क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी वेक्टर, ये थोड़ा सा है ना अजीब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा ये इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, है ना। ये हो गया। तो दिस इज बेसिकली एन कैप। एन कैप इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, सारी कहानी आपको बताइए। एक बात बताइए, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, आई क्रॉस आई क्या होगा?
अगर मैं आई समझते हैं ना, आई कैप, जो व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अक्रॉस एक्स एक्सिस। नहीं, नॉट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ नहीं ठीक, वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर है ना, यही बोलना चाह रहा था। वेक्टर नहीं है बच्चा, क्या है? यूनिट वेक्टर। सो आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। इसी तरीके से हम आई क्रॉस जे कैप भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। तो आई कैप क्रॉस आई, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है सर, है ना। तो 1 इंटू साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा सर? 0 होगा सर, है ना। तो ये सारी की वैल्यू कितनी कर देगा? 0 कर देगा। सो आई क्रॉस आई हमेशा क्या होता है? 0 होता है। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 बनेगा, और के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, बहुत ही आसान बात है, बहुत आसान बात है। और जब भी हम ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, नॉट मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली नॉट मल्टीप्लाई, है ना। जब भी ऐसे वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे जिनका जो यूनिट वेक्टर्स हैं और जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है ना, जो आपस में कैसे हैं बच्चा? परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो साइन 90 की वैल्यू होती है सर 1, है ना। तो इसका वैल्यू ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1। इसी की वैल्यू क्या होगी? आई डॉट जे के की वैल्यू भी यही होगी, जे क्रॉस, नॉट डॉट सॉरी, है ना, जे क्रॉस आई की वैल्यू भी यही होगी। याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा बस, है ना, ये मैट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा, आई जे बना लो आई जे के, ये है ना, क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करने में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हो जाती है ना। इफ ए क्रॉस बी, ये है ए वेक्टर, नीला वाला ये होता है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और बी क्रॉस ए करेंगे तो डायरेक्शन आएगा नीचे। इसलिए ऑर्डर का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ऑर्डर का ख्याल रखना है तो ये ऑर्डर ऐसे आप लिख लीजिए, आई जे के, यानी आई क्रॉस जे करेंगे तब 1 आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तब 1 आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तब 1 आएगा। अब देखो मैंने सही से लिखा है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है ना। ये होगा के क्रॉस आई, है ना, के क्रॉस आई, और वहाँ भी मैंने गलत लिख दिया है, आई क्रॉस जी। अरे ये तो पहले से लिख चुके हैं, पहले से लिखी हुई बात नहीं लिखी चाहिए ना। बचा क्या है भाई? जे क्रॉस, देख लो भाई, यहाँ तक देख लीजिए बच्चा, यहाँ तक देख लीजिए, मिटाने जा रहा है ना। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन, सर्टेनली यू कैन, लेकिन ऐसी कोई खास बातें यहाँ पे अभी हम बताए नहीं, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से इतना बात आपको समझ में आया। हालांकि एक डायरेक्ट फार्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, आप चाहें तो वही अप्लाई कर दें, है ना, नहीं तो ऐसे कर लें जैसे हम बता रहे हैं, ठीक। मिटा दें। देखो भाई, देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो, इसको बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का बस इतना भी आता है, मेरी तरह आप भुक्कड़ है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद नहीं होते हैं आपको, है ना, तो आप ऐसे ही कर सकते, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कर सकते हो। वैसे आपको फॉर्मूले याद रखना इसमें बेटा, है ना, फॉर्मूले कोशिश करिए याद रखना, ठीक बात है। तो भाई क्या करना है? वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से। वेलोसिटी वेक्टर क्या है भाई साहब? ये है 5 × 10⁵ कितना? आई का, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। पहले ब्रैकेट का खूब इस्तेमाल करते हैं, जब धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे तो ब्रैकेट का आप चाहें तो कम इस्तेमाल करें और जल्दी क्वेश्चन करें, ठीक। कोशिश करेंगे कि इस ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है इसको कंटिन्यू रखा जाए, है ना, हमेशा के लिए। और इसमें हम लोग जैसे अभी नवंबर में आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो कैसे होने हैं? मल्टीपल चॉइस। तो इसमें मेरा एम ये भी है मल्टीपल चॉइस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा तरीका बदल जाता है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसर नहीं आता लेकिन आप आंसर निकाल दें, हाँ, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सीखा जाएगा धीरे धीरे, पहले ये करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपको पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक बात है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इज बाय द वे डिस्ट्रीब्यूटिव, है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सब ज्ञान की बातें गणित में आप सीखिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स सीखेंगे। तो यहाँ पे बस हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, चलो बता देते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि अगर ए बी सी तीन क्वांटिटीज इस तरीके से लिखी हुई हैं, ए इंटू बी प्लस सी लिखा है तो डायरेक्ट इसको कर देंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये तो बचपन में पढ़ के आ रहे हैं, तो इसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 आई क्रॉस आई, यही आएगा, है ना। ये इस इंटू को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इंटू है तो क्रॉस न लगा के डॉट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस लगा दिया। 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 और यहाँ पे कितना आएगा आई क्रॉस जी, दिख रहा है, ठीक, आई क्रॉस जी, ये सारी बातें हैं, है ना। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बचा, है ना, ये मैग्नीट्यूड बचा और ये डायरेक्शन बचा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना। इसका जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है? वेक्टर आता है, ठीक। तो ये काम कर लीजिए, है, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, इतना भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, आराम से ही देखिए तो भी आपको दिखेगा आई क्रॉस आई। अच्छा सर बताया थे जीरो एंगल होता है, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ना। जीरो एंगल साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो आसानी से बता सकते हैं कि ये जीरो होगा, ये पूरा जीरो होगा। मज़ेदार बात है ना। ये कितना हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई क्रॉस जे है, अगर जे क्रॉस आई होता तो कहानी अलग है, ठीक, एक माइनस आ जाता है ना। आई क्रॉस जे कितना आता है? आई क्रॉस जे अगर आप निकालेंगे तो आई क्रॉस जे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों का डायरेक्शन जब लेंगे तो आई को जे की तरफ घुमा दीजिए, आई को जे की तरफ घुमा दीजिए, घुमाइए आई को, है ना। वैसे मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये मेरा आई है, ये मेरा आई है, ये जे है और के आपकी तरफ आता है, ठीक। तो आई को जे की तरफ घुमाएंगे तो के आ जाएगा और प्लस ही आएगा, ठीक बात है ना। तो कितना आ जाएगा भाई? 5 3 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, ये क्या? दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, निकालना क्या था? निकालना था फोर्स, तो फोर्स निकालना है आपको, तो फोर्स निकाल लीजिए भाई, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू दिस, है ना। गणित नहीं पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, अरे सॉरी फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक, ये आपको, ठीक। तो बस इतना ही, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड मास 150 मिलीग्राम लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। पढ़ लीजिए क्वेश्चन भाई। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइड इज हॉरिजॉन्टल एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 टेस्ला, फाइंड द करंट। देखिए क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लेते हैं उतना ज़्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है ना। ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। वी ऑल नो दैट अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको पता है ना, है ना। देखिए देखिए देखिए, ये आपका अर्थ है ना, थोड़ा अजीब समझिए लेकिन चलो, है ना। ये आपका अर्थ है, लेकिन रोटेट करेगा ऐसे तो नहीं, है ना। रोटेशन की वजह से ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा एकदम गोल तो नहीं रहता, ठीक। तो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, द अर्थ इज रोटेटिंग। और ये दिस इज योर जोग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज योर जोग्राफिकल साउथ। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कायदे से पढ़ेंगे, है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बातें आप जान लीजिए। दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, दिस इज कॉल्ड जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकली ये नॉर्थ में है, हमने बोल रखा है कि भाई वो नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, तो ये चीज़ है ना। It appears that there is a bar magnet inside this earth. It appears, है ना, ऐसा कोई एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आप हैं गड्ढा खनेंगे और उसमें से एक बार मैग्नेट आपको निकलेंगे, वाला, है ना, बार मैग्नेट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जो आपका है इट अपीयर्स, है ना, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ से देर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। हम लोगों ने डिटेक्ट किया दैट देर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अर्थ। अर्थ के आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं, हमने ऐसा डिटेक्ट किया, है ना। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ से आ रही हैं? इधर से आ रही हैं कहीं से, और कहाँ जा रही है भाई? इधर से जा रही है। ओके, सो दिस इज द जोग्राफिकल नॉर्थ, सॉरी दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ,
ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक साउथ ओके, यानी अर्थ की वजह से भी एक आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एग्जैक्ट जो कारण है ना, देयर आर मेनी साइंटिस्ट वो बिलीव कि एग्जैक्ट कारण हमें पता है, बट देयर आर मेनी वो बिलीव कि नहीं नहीं ये सब गलत बातें हैं, कुछ नहीं पता है ना। जो मानते हैं कि उन्हें पता है वो ये मानते हैं कि देयर इज मोल्टन फॉर्म ऑफ आयरन, है ना। मोल्टन फॉर्म आपको पता है बच्चा, आप धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा तो जो भी मटेरियल होगा वो कैसा होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, है ना, पिघला हुआ रूप में होगा। और जो भारी चीज़ें होती हैं वो हमेशा नीचे रहती हैं, है ना। लिक्विड में जैसे मान लीजिए आपके पास एक टब है, पानी है, इसमें अगर आप ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, ऑयल ऊपर फ्लोट करता है ना। और मान लीजिए आपने लोहा डाल दिया तो लोहा नीचे चला जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा डेंसिटी जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होता है ना, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो जनरली क्या होता है, नीचे होता है। और डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयरन का होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि आयरन लिक्विड फॉर्म में है, कहाँ पे, कोर के पास, और इट इज़ रिवॉल्विंग, इट इज़ रिवॉल्विंग और रोटेटिंग, है ना, घूम रहा है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोशन देर इज़ अ करंट प्रोड्यूस, एंड बिकॉज ऑफ द करंट देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो दीज आर द थ्योरीज, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज देयर इन अ पर्टिकुलर स्पेस, है ना, यहाँ पे है। और आपने क्या किया, आपने एक वायर लिया, कितने लेंथ का, 20 सेंटीमीटर का, मास कितना है, 150 ग्राम का, ठीक, लाइन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट, ठीक। देखो ये बातें तो समझ में आई गई होंगी, और ये बातें थोड़ी सी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है ना। वीडियो वैसे ही बहुत मजा आ जाएगा, है ना। सुन जाओ, देखो बहुत आसान सा बात है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है भाई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, देखो आप तो होशियार बच्चे हैं, आपको तो सब पता है कि सर ये तो होता है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ये लैंग्वेज कई बार यूज़ होता है ना, ये लैंग्वेज कई बार यूज होता है बच्चा, इसको याद रखिएगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ के ईस्ट आप जाएंगे तो इधर जाएंगे, नॉर्थ के ईस्ट में जाना है। कितना एंगल जाना है भाई, 30 डिग्री का एंगल जाना है। तो 30 डिग्री का एंगल चले जाइए और एक वायर रख दीजिए, है ना। ये लीजिए भाई, मैंने एक वायर रख दिया यहाँ, प्यारा सा वायर रख दिया, वायर प्यारा सा थोड़ा होता है, लेकिन हमारे ठीक, ये आपका अजीबो गरीब वायर, जिसमें प्यारा सा वायर कहाँ है, ये आपका वायर है, ये आपका हो गया क्या, वायर, ठीक। ये एंगल कितना दिया हुआ है भाई साहब, 30 डिग्री दिया हुआ है ना। इसमें करंट दौड़ाना है, इस तरीके से करंट दौड़ाना है कि ये फ्लोट करेगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है ये 8 × 10⁻³ टेस्ला, -3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया कि इट गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है ना, एंगल ऑफ डिप होता है, वो सारी बातें आगे की हैं। अभी हमारे लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, सिर्फ और सिर्फ कैसा बच्चा, कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, यानी हवा में, हवा से बातें करिए, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा जा रहा है, ऐसा। इस चीज़ को पहले आप ध्यान से, और ये सारी चीज़ें हवा में हो रही हैं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ये सारी बातें आपके कहाँ हो रही है, हवा में। ये आपका क्या है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक। तो हवा की बातें हवा में समझते हैं, ठीक, हवा की बातें हवा में समझते हैं। मान लीजिए, ऐसा हम मान लेते हैं, आपकी तरफ नॉर्थ है, मेरी तरफ साउथ है, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, सही बात है, हाँ ठीक है ना। तो जो वायर है वो कैसा होगा, हल्का सा ऐसा होगा, नहीं पता आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और क्या करें, ऐसे ही समझाएंगे, है ना। ये है देखिए नॉर्थ, ये है साउथ से नॉर्थ जा रहा है, लेकिन हमको कैसे करना है, थोड़ा ईस्ट की डायरेक्शन में, ऐसे, ये है वायर, ये है वायर। अच्छा ये बताइए, ये तो हवा में इस तरीके से है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसे होंगे, नॉर्थ पोल से, उधर जम्मू एंड कश्मीर साइड से, है ना, या उसके आगे चले जाइए रसिया, है उसके आगे चले जाइए साउथ नॉर्थ पोल की तरफ, तो नॉर्थ पोल से आ रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, आ गया हमारे पास। तो जब आएगा तो किधर से आएगा, नॉर्थ से आएगा, इधर साउथ की तरफ जाएगा। यानी इसके लिए, और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, चाहते तो कॉम्प्लिकेट भी कर सकते थे, है ना, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसको कॉम्प्लिकेट भी कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कमिंग लाइक दिस, है ना, तो ये आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कमिंग लाइक दिस। अब इसमें आपको बताना है कि अब ऐसे ही मान लो, इसी फिगर को देखो, नीचे ज़मीन है ऊपर आसमान, इनटू द प्लेन, जब बोर्ड के अंदर चले जाओगे ना तो ज़मीन मिलेगा ज़मीन, और इधर आसमान, है ना, ऐसा ही तो फिगर है ना, ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए कहाँ गए हैं, यहाँ है ना, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से ऐसे देखोगे तो ये तो फिगर दिखेगा आपको, है ना। एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको इमेजिन करने का कोशिश करिए। एज आई सेड, फिजिक्स इज गेम ऑफ इमेजिनेशन, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, कुछ नहीं होगा, तब भी आप फिजिक्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इमेजिन करना है, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई। तो इसमें जरा देखते हैं मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस वायर पे, बिकॉज आई नीड दिस वायर टू बी हैंगिंग इन द एयर, है ना, तो जो मैग्नेटिक नहीं भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वायर पे, जो वायर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, तो बोलोगे सर बड़ी आसान सी बात है, नीचे की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, यानी ज़मीन की तरफ लगेगा सर। ये देखिए और समझिए इस बातों, है ना, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये सही, है ना, mg की तरफ लगेगा, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, इनटू द प्लेन, जमीन की। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक जो फोर्स हम लगाना चाहते हैं, अच्छा एक करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता कितना है बच्चा, है ना, तो फोर्स बोलोगे सर बड़ा आसान होता है, IDL क्रॉस B, है ना, खूब अच्छे से आपको समझाया है करंट एलिमेंट क्या होता है, लेंथ एलिमेंट क्या होता है ना, तो वही सारी बातें यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। यानी अच्छा, आपको अगर फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैं पूछूं डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन निकालो, तो क्या करोगे बच्चा, अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आ रहा है ना, क्या करेंगे, आइडियल को, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक, तो करंट एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर देंगे अपने दाहिने हाथ से, ठीक, करंट एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे अपने राइट हैंड से, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स, है ना। बचपन में क्या करते थे सर, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पूरा ये सब करते थे ना, कुछ नहीं करना है ना, सारा वो जो ज्ञान था वो कहाँ से आया था, वो बच्चों को समझाने वाली बातें थी, सारा ज्ञान कहाँ से आया, यहीं से, ठीक। तो फोर्स कितना है बच्चा, IDL क्रॉस B, ठीक बात है। देखिए एक बात तो आप बता सकते हैं कि सर देखिए एक बात तो है, मैग्नेटिक फिर मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है अंदर की तरफ सर, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगना चाहिए, बाहर की तरफ लगना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगना चाहिए बच्चा, बाहर की तरफ लगना चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स को बाहर की तरफ लगा दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स को बाहर की तरफ लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, देखो आइडियल को B की तरफ घुमाना है और फोर्स आना चाहिए बाहर, तो मैं आपसे कहूँ कि देखिए ये भगवान, ये जो वायर है इसमें आप दो तरफ करंट मान सकते हैं, बोलो दो तरफ करंट मान सकते हो, एक तो इधर मान सकते हो, एक इधर मान सकते हो, एक बार इधर मान लो, है ना, मान लेते हैं किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर्स भी अंदर की तरफ आ जाएगा, गलत है। तो इसका मतलब इसमें जो करंट लग रहा है, करंट लग नहीं रहा है, करंट जा रहा है, वो कैसा है, ऐसा, देखो ऐसे करके, है ना, इतना हाथ नहीं उठ पाएगा, उसको इसकी तरफ कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक, बाहर की तरफ आ जाएगा। ये एंगल कितना दिया हुआ है बच्चा, 30 डिग्री दिया हुआ है सर, इसको जरा खोल देते हैं क्योंकि अब डायरेक्शन का काम खत्म हो गया भैया, अब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के साथ खेल सकते हैं, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, तो बेहद ही आसान तरीके से निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, ये आ जाएगा IDL लिखें या L लिखें, L ही लिखते हैं, है ना। क्यों L लिखे सर, क्योंकि इंटीग्रेट कर देंगे भाई साहब, है ना, तो वो तो ये तो छोटे फोर्स के लिए होता है ना, छोटे फोर्स के लिए, हम तो बड़ा पूरा एक बार में निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी एक जैसा है, इसीलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जैसा आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। ये I क्या अपनी है भाई, I है, यहाँ लेंथ हो गया, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर
इनटू मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज लिखा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें साइन थीटा आता है, वी ऑल नो दैट, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा हो रही है, डायरेक्शन की चर्चा हो चुकी है। ठीक, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, यही फायदा है वीडियो देने का, है ना, क्वेश्चन के वीडियो देने के यही फायदे हैं बच्चा, कि आप एक क्वेश्चन को 10 बार देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो यही मेरा प्रयास है कि आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट है उसको भी अच्छे तरीके से क्लियर। तो ये कहानी होगी भाई, थीटा की वैल्यू हमें सब पता ही है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है? तो बोलोगे सर ये जो फोर्स लग रहा है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। और ये फोर्स कैसा है बच्चा, इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से अगर लिखें तो ये मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अब मैं आपसे बोलूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे सर mg लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ mg लग रहा है नीचे की तरफ इनटू द, और ये लग रहा है आउटसाइड द प्लेन। एक बात बताइए, अगर वायर को फ्लोट कराना है क्या करना पड़ेगा? ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, इतनी सिंपल सी बात है। आई एल बी साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री रख लेंगे आप, है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अच्छा, जब आप आंसर लिखेंगे, वैसे तो ठीक है जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये पूछा है फाइंड द करंट थ्रू द वायर सो दैट इट विल फ्लो। तो आंसर लिखते समय आप चाहें तो ये बता सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड, जहाँ से जो भी मैग्नीट्यूड, ये करंट निकल जाएगा ना बेटा, लेंथ दिया है ना, हाँ लेंथ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, बिल्कुल दिया है, साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, आप सबको पता है, मास दिया है, जी की वैल्यू तो है ना सबको पता है 10 होती है। नहीं अगर स्पेसिफिकली अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में 9.8 तभी 9.8 रखेंगे, वरना इतना ही रखेंगे। ठीक बात है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, आंसर लिखते समय ये भी लिख दीजिएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, है ना, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर शुरू करते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ पाथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इंटर्स एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ओके, विद सेम वेलोसिटी। पहला है वेलोसिटी, दूसरा है मोमेंटम। बचपन में ऐसा क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, अब नहीं करता, टेंशन नहीं है, जो चीज़ सेम दी हुई है उसको सेम कर देंगे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं या नहीं भी याद कर सकते हैं, तो भी अगर देख लीजिए अच्छा लिखा है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1840, है ना, 1840। ठीक, चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ पाथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके देखिए बेटा बड़ा आसान है, राइट एंगल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है ना। सो मान लेते हैं कि एक स्पेस है हमारा, ओके, देयर इज ए स्पेस, ऐसे नहीं बनाते हैं, अब बनाते हैं बड़े बच्चों को, है ना, ये तो छोटे बच्चे बनाते हैं, है ना, या तो सबसे बड़े बच्चों की तरह बनाना है तो ये हो गया बात खत्म, है ना। अब एग्ज़ाम में करना है, पूरा थोड़ी करेंगे, लेकिन अभी आपको समझाना है तो पूरा करेंगे, ठीक, थोड़ा सा आपको फीलिंग है। ओके, सपोज दिस इज योर मैग्नेटिक, है ना, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, ओके, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। तो कह रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, एक प्रोटॉन को रिलीज किया, रिलीज नहीं किया, है ना, रिलीज नहीं किया, बल्कि क्या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको अंदर भेजा। ठीक, तो मान लेते हैं v वेलोसिटी से अंदर गया, है ना, v इज द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल्स वेदर इट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो फिर चार्ज, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो कुछ होना ही नहीं, है ना, चार्ज ही नहीं है। क्यों भाई कुछ नहीं होना है? क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स लगता है एक मूविंग चार्ज पे व्हेन इट इज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस वी, ये हमको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला, है ना, ये बातें हमको पता है। ठीक, तो मान लेते हैं एक चार्ज है बेटा, है ना, कोई भी क्यू, चलो जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं, उसके बाद फिर स्पेसिफिक करते हैं। ठीक, ये एंट्री किया, ये जब एंट्री किया तो हमें पता है कि, नहीं भी पता है तो देख लीजिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, दैट इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। नहीं भी पता है तो देख सकते हैं बेटा, इसका मोमेंटम इसको बोलेगा आगे जाओ,
मोमेंटम से भी अच्छा शब्द अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इनर्शिया, है ना, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल, है ना, ट्राई टू गो इन द सेम डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा, है ना, जिधर जा रहा है उधर ही जाना चाहेगा, है ना, किसके वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे जाना चाहेगा। लेकिन इसमें फोर्स किधर लगेगा भाई, फोर्स देखो तो V क्रॉस B करना है, देखिए उधर पॉजिटिव चार्ज अगर मैं लूँ तो V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज ले तो V क्रॉस B तो अंदर है, B अंदर है तो V क्रॉस B, फोर्स किधर आया, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर आया, ऊपर की तरफ, ये जाना कहाँ चाह रहे थे, आगे, यानी थोड़ा सा कर्व हो जाएगा बेचारा, ठीक, कर्व हो जाएगा। फिर हर पॉइंट पे ऐसा ही होगा, हर पॉइंट पे जाना चाहेगा टेंजेंट, हर पॉइंट पे जाना चाहेगा टेंजेंशियली आगे, लेकिन उसमें फोर्स लगेगा किधर, रेडियली, किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ पॉइंट, टुवर्ड्स अ पॉइंट विच विल बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच विल बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। अगर ये आधा ही मैग्नेटिक फील्ड में होता, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि आधा ही मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से एंट्री दिया, फिर यहाँ से बाहर आएगा, बताओ किस वेलोसिटी से बाहर आएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी फिलहाल सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इस चैनल पे सिर्फ क्वेश्चन ही करना है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। और अभी फिलहाल थोड़ा स्पीड कम रखेंगे, बाद में स्पीड बढ़ाएंगे। अभी हम प्रयास ये करेंगे दैट हर दूसरे या तीसरे दिन एक वीडियो डाला जाए जिसमें 3-4 क्वेश्चन है ना, और एक चैप्टर के कम से कम 5 या 6 वीडियोस जाने चाहिए, है ना, वरना क्योंकि एक में तो हो नहीं पाएगा, देख ही रहो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाएगी, है ना, अपलोड करने में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऐसा, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही बना दिया करो कि पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, बात बताओ, है ना, इतना कौन करेगा, है ना। तो इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अभी भी नहीं समझ में आता तो यहाँ भी देख लो, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना, वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी, टेंजेंशियली जाना चाहेगा, है ना। लेकिन फोर्स किधर लगेगा, तो V क्रॉस R सेंटर की तरफ, हमेशा फोर्स किधर की तरफ लगेगा बच्चा, सेंटर की तरफ। यहाँ भी निकालेंगे तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा बच्चा, सेंटर की तरफ। तो एक बात बोलोगे सर, देखिए एक बात हम बताएं आपको, ये जो फोर्स आपका लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा पहले तो अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से बोले तो Q V B साइन थीटा, इसको मैं बोलता हूँ अच्छे से, इसलिए इसको अच्छे से बोलते हैं क्योंकि अब इसके पास डायरेक्शन नहीं है ना। डायरेक्शन फिगर में बनाना है फिजिक्स में, है ना, डायरेक्शन फिगर में बनाना है और मैग्नीट्यूड के साथ ही खेलना है। अगर इसमें आप वेक्टर डालेंगे तो सब गिच पिच हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, है ना। कोशिश यही करिए, अब आ ही गया, ज़बरदस्ती करना ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो करेंगे ही, है ना। लेकिन अभी फिलहाल तो Q V B साइन थीटा, डायरेक्शन हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, एन कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये जो फोर्स लग रहा है ना चार्ज पे, ये जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है सर, ये जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है सर, ये हमेशा सेंटर की तरफ है, यहाँ भी सेंटर की तरफ है, यहाँ भी सेंटर, यहाँ भी सेंटर, यानी दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भाई, mv²/r होता है, 2 mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। इसी तरीके से तो रेडियस डिफाइन किए थे, है ना, फिर साइक्लोट्रॉन पढ़े थे, कब भूल जाते हो, नहीं भूलते, सब याद रखना, ठीक। तो क्या निकालना है, क्या नहीं, रेडियस को कंपेयर करना है, रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस अगर निकालेंगे, अच्छा, यहाँ पे जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा कितना, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखिए बच्चा इधर, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर एंगल कितना बनेगा 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस को उठा के इधर पटकते हैं, ठीक, एक वेलोसिटी उससे कट जाएगा, है ना, मैथमेटिक है, देख लीजिएगा बच्चा, mv/qv, और ये तो हम कर चुके हैं क्लास में, है ना। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/qv हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है वो निकाल देते हैं, जो पूछ रहा है, जो इसको चाहिए वो इसको लेके दे देते हैं, है ना। इसके पहले की दे दें, है ना, इतना मिटा देते हैं, इतने में मेरा काम हो जाएगा, इतने में मेरा काम हो जाएगा, ठीक, इतने में सारा क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं भाई साहब कि अगर दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ, अच्छा एक बात बताओ, रेशियो आएगा कितना,
तो मान लेते हैं R1 और R2 रेशियो कहलाता है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, साइड जाहिर सी बात है M1 V1 है, Q1 V1। एक बात बताओ, इसमें से जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको अभी से ही फॉर्मूले से हटा लेते हैं, 1 2 का उसमें ड्रामा नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें कांस्टेंट है, R2 की वैल्यू हो जाएगी N2 V2 अपॉन Q2 Q2 V2। ठीक, देखो बच्चों ध्यान से समझो, चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात चल रही है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात चल रही है, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों ही केस में वो सेम होगा। डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे, डायरेक्शन से आप नहीं फंसा सकते हमेशा, डायरेक्शन हम यहाँ देख लेंगे, है ना, डायरेक्शन यहाँ देख लेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ खेलना है, तो इसको क्यू ही रखते हैं, इसको क्यू ही रखते हैं, इसको बी ही रखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, चार्ज दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, माइनस प्लस देख लेंगे, वो डायरेक्शन देगा, बस और कुछ नहीं देगा, तो क्यू और वी हटा देंगे। मास दोनों का अलग होगा, वेलोसिटी चाहे तो सेम रखें चाहे तो अलग रखें, यानी जब भी हम R1 अपॉन R2 निकालेंगे, क्या बताओ, तो ये इतना नहीं आएगा M1 V1 अपॉन M2 V2, ये आएगा M1 V1 अपॉन M2 V2। देखते ही बता सकते हो कि सेकंड का ऑप्शन 1 होगा, देखते ही बता सकते हो, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भाई साहब कि जब दोनों का मोमेंटम सेम होगा तब रेशियो बताइए दोनों के रेडियस का। जब दोनों का मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम दिख रहा है ना ऊपर, दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, दिख जाएगा, है ना। मास इंटू वेलोसिटी किसका, 1 1 का, यानी 1 का मोमेंटम, नीचे 2 का मोमेंटम। अगर दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मतलब सेम होगा, तो फिर यहाँ रेशियो आ जानी है 1, तो सेकंड का ऑप्शन तो 1 हो गया। तो सेकंड अब हम नहीं बताएंगे, सेकंड का हम यही बता रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं सेकंड। कहाँ उड़ा दे भाई, यहाँ उड़ा दे, है ना, या यहाँ उड़ा दे। सेकंड का हो जाएगा, ठीक, अब सेकंड लिख के बताने की क्या आवश्यकता है, तो ये मोमेंटम, ऊपर मोमेंटम दिख रहा है, 1 1 हो गया, खत्म। R1/R2 की वैल्यू 1। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 1840। सिंपल, दोनों की वेलोसिटीज अगर सेम है तो V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके किसमें पता है, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव बेस्ड में, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना, अगर आपको आता है तो कट कट मार के चले जाएंगे, है ना। वेलोसिटी अगर दोनों में सेम कर दे, ये वेलोसिटी सेम कर दे तो वेलोसिटी कट जाएगा, बचेगा M1 अपॉन M2। M1 अपॉन M2 कितना दिया हुआ है भाई साहब, है ना, 1840। तो ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर हो जाएगा वो R1 अपॉन R2, है ना, इज इक्वल टू 1840। क्या हुआ था भाई 1840 में, 1840 में क्या हुआ था बोलो, 1840 में कुछ हुआ था, 1857 में हुआ था, 1840 में तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री, याद कर सकते हैं इसको, है ना। जो हुआ होगा उसको मान लेना मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। यहाँ तक देख लीजिए, थोड़ी चीज़ें हमको मिटानी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, है ना। यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, ठीक। सी में आते हैं, कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी भाई, क्या कर सकते हैं, क्या करेगा, है। सी में आते, देखो सब मिटा देंगे, सी में आ जाओ, नन्हे बच्चों, सी में आ जाओ, नन्हे बच्चों नहीं बोलेंगे, नन्हे से हटा दो, देखो सी में आ जाओ, सी कहाँ चला गया भाई, सी है। सी में अगर हम देखें तो सी में क्या करना है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, नहीं रेशियो ही निकालना है, किसका है। कई बार मेरे साथ यही दिक्कत होता था, जब मैं क्लास 12 में था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं थे और लगता था अच्छा काइनेटिक एनर्जी निकालना है, निकाल दो। ऐसा मत कीजिएगा, अभी आपको निकालना है क्या बच्चा, R1 अपॉन R2 ही निकालना है, गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इज सेम इन बोथ केसेस। आपने नहीं पता बचपन में पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है ना, मतलब बचपन तो आप लोग का भी है, पढ़ाते भी हम ही हैं, हम ही पढ़ा देते हैं। देखो एक फार्मूला होता है ना, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, तो ये होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। अब बोलोगे सर अच्छा मजाक कर रहे हैं, तो हमें पहले से पता है, ये नहीं, है ना। इसका एक और फार्मूला होता है और इंटरेस्टिंग वाला, और ये बड़ा काम का होता है, नहीं पता ऑब्जेक्टिव पेपर बनाने वालों को क्यों पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ना। CBSE को ही पसंद है, वो फार्मूला CBSE को ही पसंद है, ऐसा नहीं है, इसे नहीं पसंद है। काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ के लिखें
है ना, बार बार डॉट लगाओ, ई लगाओ, के इस काइनेटिक एनर्जी। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं कितना 1/2 को एज इट इज, यहाँ पे मास को एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं और मास से डिवाइड कर देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है ना? इस तरीके से पढ़ाने का और मज़ा है ना? कोई हल्ला भी नहीं कर रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं, मज़ा तो क्लास में है ना? है देखिए बेटा, है ना, m स्क्वायर वी स्क्वायर, m स्क्वायर वी स्क्वायर नीचे m से डिवाइड कर देंगे, सेम इक्वेशंस, दे आर सेम इक्वेशंस। उधर जगह तरफ नहीं समझ में आएगा, इधर ही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला होता है, वो होता है p स्क्वायर अपॉन m, p स्क्वायर अपॉन m, ठीक, नीचे 2 कर। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया है? आकाशवाणी हुई थी कि ऐसे ही करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, ऐसा जो आपको दिया है, जो आपको निकाला, वहाँ ब्रिज करना है ना, चीज़ों को ब्रिज करना। मुझे क्या दिया हुआ था, ये सब दिया हुआ था, लेकिन ये सब दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, है ना। देखो हम बताते हैं, सोचे कैसे है, कई बार प्रश्न ये उठता है कि सर सोचे कैसे, है ना, अप्रोच कैसे डालें। तो ये अप्रोच मेन सीखने वाली बात होती है, वरना कैलकुलेशन सबको आता है ना। क्वेश्चन हर जगह है, प्रैक्टिस हर जगह से किया जा सकता है ना। क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट बुक से ही उठा के कर सकते हैं। तो हम पढ़ाएंगे तो क्या डिफरेंस है, हम पढ़ाएंगे तो डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि मैं आपको सिखाऊंगा अप्रोच, है ना। क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाना है, सोचना कैसे, स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि मुझे पता है वहीं दिक्कत होती है ना। दिक्कत अप्रोच में ही होती है। देखिए जो गिवन था, जब इस गिवन को हम लोगों ने निचोड़ा, खूब निचोड़ा, तो हमें आया क्या कि R1 अपॉन R2 जिसकी वैल्यू ये मांग रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि M1 V1 अपॉन M2 V2 है। यानी अब गिवन ये है बेटा, लैंग्वेज में भले कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपके पास जो गिवन है ना बच्चा, वो ये, जो आपके पास गिवन है ना वो ये। लैंग्वेज में कुछ भी बात कर चल रही है उससे मतलब नहीं है ना, उस सबको हमने निचोड़ लिया और फिर हमारा जो काम की चीज़ आई वो ये, ठीक। गिवन से यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चा, तो आपको पता चलेगा दिस इज नथिंग बट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन, यानी दोनों के मोमेंटम को कंपेयर किया जा रहा है, मोमेंटम को कंपेयर करना है। अगर आपको रेडियस का रेशियो चाहिए तो मोमेंटम का रेशियो निकाल दीजिए, कम हो जाएगा। और पूछ क्या क्वेश्चन में रहा है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, क्या मोमेंटम है ना, या सॉरी दिया है क्या काइनेटिक एनर्जी सेम, यानी इट इज समथिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप है। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जब भी जिंदगी में सवाल आए, यही फॉर्मूला लगना, दूसरा कोई नहीं लगना है ना। क्या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, ऐसे ही याद भी रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो जरा एक बात बताओ बच्चा, यहाँ से मोमेंटम क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा बच्चा √2mk, बोलो यही आएगा, यही आना है ना। तो मैं कह सकता हूँ therefore I can say that R1 upon R2 is nothing but P1 upon P2 is nothing but √2m1k1 upon √2m2k2, यही तो लिख सकते हैं। ओके नीचे चला गया थोड़ा सा, आओ भाई आपको भी हम नीचे लेके चलते हैं, ये नीचे, ठीक, थोड़ा नीचे चलेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, ओके, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 इज इक्वल टू √2m1k1 अपॉन √2m2k2। लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब, बिना ऐसे नहीं चलेगा, काइनेटिक एनर्जी तो आपके सेम है, यानी P1 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चा, P2 के बराबर है, K1 की वैल्यू K2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस केस में R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आएगा ना बच्चा, वो K1 K2 कट जाएगा। 2 से 2 को काटने में इतना आनंद आता है कि है ना, 2 से 2 को काट दीजिए, 0 को 0 से काटना, 2 को 2 से काटना, 4 को 4 से काटना, बाद में तो 2 से 2 को काट दीजिए, K1 और K2 को काट दीजिए, बचेगा क्या बच्चा, √m1 अपॉन m। अब हमको तो नहीं लगता कि 1840 किसी का स्क्वायर हो सकता, हमको ऐसा नहीं लगता,
है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। इसके पीछे कारण है, देखिए मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अब हुआ ये कि ये मान लेते हैं कि ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ठीक, यही क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन दे रखा है, ठीक। अब जो भी ऑप्शन पूछ रहा है उसमें मान लेते हैं कि एक ऑप्शन है जो पॉइंट में है, समझिएगा बात, बाकी ऑप्शन है आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, लेकिन एक ऑप्शन पॉइंट में है, बाकी 3 ऑप्शन परफेक्ट नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपको पॉइंट वाला टिक करिएगा, आँख मूंद के और आगे बढ़ जाइएगा। कारण ये है कि किसी भी चीज़ का अगर आप स्क्वायर, चीज़ में नहीं नंबर, किसी भी नंबर का जब तुम स्क्वायर करते हो ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसके लास्ट में हमेशा 2 जीरो ही आ सकता है, 1 जीरो कभी नहीं आ सकता, 1 जीरो कभी नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि आपने जब इसको स्क्वायर किया होगा, या आप प्रैक्टिकली करके देख लें, आप मेरी बात मत मानो, जाओ है ना, करके देख लो, है ना। 10 ऊपर दिखेगा ही नहीं, कहाँ दिखेगा, कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। आपको समझ में आया यहाँ तक बात, यहाँ तक बात समझ में आए। 2 तो रूट ओवर कितना हो जाएगा भाई, m1/m2 है ना, यानी रूट ओवर 1840 इसका आंसर है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जरा 10 का स्क्वायर बताओ, है ना, 10 का स्क्वायर। एक बात बताओ, किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट में, देखिए ये कहानी समझिए, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप समझिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी ऑप्शंस को क्या छांटने में। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तब तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इसी तरीके से छटते चले जाएंगे, ठीक। याद रखिएगा, किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1। 2 है तो कितना आएगा, 4। 3 है तो कितना आएगा बच्चा, 9। 4 है तो कितना आएगा, 6 है ना। 5 है तो कितना आएगा, 5। 6 है तो कितना आएगा, 6। 7 है तो कितना आएगा, 3 है ना, 3। 8 है तो कितना आएगा बच्चा, 4। 8 है तो 64 होता है ना। 9 है तो कितना आएगा बच्चा, 1। और 0 है तो कितना आएगा, 0। लेकिन जब ये 0 आएगा ना तो हमेशा 2 बार आएगा। कैसे, 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आता है बच्चा, 100। किसी भी नंबर का 120 का स्क्वायर करना है तो 120 इज नथिंग बट 12 × 12 × 10 × 10, यही तो है ना। अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखें, है ना, तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, अब थक गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दोबारा कब क्लास लेंगे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन मूड हो जाएगा, है ना, लेकिन अभी लेंगे, है ना। ये जो आपका मैग्नेटिज्म का चैप्टर फिनिश हुआ है, इसमें कोशिश ये करेंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए जा सकें। लगभग मेरा ये एम है कि, है ना, 5 से 6 क्लासेस मैग्नेटिज्म या हर चैप्टर पे दे दी जाए ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो जाए। पहले नॉर्मल लेवल, अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नॉर्मल लेवल है, इस लेवल पे बात करेंगे। उसके बाद जब जनवरी फरवरी में जाएंगे, है ना, बच्चे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे सोचने लगते हैं तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ा भी सकते हैं, या एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब भी लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो देखते रहिए क्या करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।